इरा भास्कर, अनुषा रिजवी, रत्ना पाठक, जयंती रंगनाथन, मिहिर पांड्या जो इस सत्र का संचालन कर रहे हैं। आप सभी को एक संक्षिप्त परिचय इनका देना चाहूँगी कि इरा भास्कर आप प्रोफेसर, सिनेमा अध्येता, अनुषा रिजवी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखिका, पत्रकार, रत्ना पाठक अभिनेत्री निर्देशक, जयंती रंगनाथन आप उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार और संपादक हैं। और इसी के साथ यह मंच मैं अपने साथी मिहिर पांड्या जी को सौंपती हूँ, वो इस सत्र का संचालन करें। धन्यवाद जी। मेरा नाम मिहिर पांड्या है और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हंस पत्रिका का, रचना जी का, संजय जी का, ये मंच हमें उपलब्ध करवाने के लिए। और 3 दिन से आप ये बातचीत सुन रहे हैं, कई दिलचस्प बातें हुई, कई बात मैं श्रोताओं में बैठ के सुन रहा था, मुझे लगा कि इस बात का जवाब देना चाहिए। कई बातों में मुझे हाँ सहमति जताने की इच्छा हुई, कई बातों पे मुझे प्रतिवाद करने की इच्छा हुई। तो एक अच्छे मंच की यही खासियत होती है कि वो बहस के मुद्दे हमको उपलब्ध करवाता रहे। और मुझे लगता है पिछले 3 दिनों में हमें ऐसे कई सारे मुद्दे मिले हैं, सोचने की कई सारी चीज़ें मिली हैं। मैं अपनी जी हाँ ये पंखा अगर चालू हो सके तो हमारे कोई वॉलंटियर देख सकते हैं एक बार। मैं सत्र की शुरुआत एक पर्सनल एनेक्डोट से करना चाहता हूं और हमारा विषय स्त्री सिनेमा में कैसे उसका रूप बदलता रहा है, पर्दे को बदलती स्त्रियां और पर्दे पर बदलती स्त्री छवि दोनों से ही जुड़ा हुआ है। मेरे पिता कुछ दिनों पहले मुझे छोड़ के चले गए और जब हम उनको याद कर रहे थे फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैं उनका विषय कभी नहीं पढ़ा। इसलिए नहीं कि मैंने उनका विषय नहीं चुना, इसलिए कि वो एक महिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। तो बहुत सारी उनकी छात्राएं फेसबुक पे, ट्विटर पे लिख रही थी अपनी क्लास के अनुभव, जो अनुभव मैंने कभी हासिल नहीं किए। और एक उनकी छात्रा ने लिखा जो मेरे लिए भी नई जानकारी थी। उन्होंने कहा कि सर ऐसी कई चीज़ें बोलते थे जो हमें याद रह जाती थी। जैसे एक बार एक छात्रा ने उनसे छुट्टी मांगी घर जाने के लिए, ये कह के कि मेरे घर पे मुझे लड़का देखने आने वाला है तो मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो मेरे पिता ने, ये मुझे बाद में पता चला, तो उनकी छात्रा ने बताया, उन्होंने कहा कि छुट्टी तो मैं दूंगा लेकिन ऐसे मत बोलो कि मुझे लड़का देखने आने वाला है, ऐसे बोलो कि मैं लड़का देखने जाने वाली हूँ, उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये एक छोटा सा वाकया है, लेकिन ये दरअसल हमको उस दिशा में ले जाता है जहाँ पे हम एक स्त्री के चयन के अधिकार की बात करते हैं, एक स्त्री के पास में एजेंसी है या नहीं ये बात करते हैं। और ये बात दोनों तरह से लागू होती है। जब हम सिनेमा की बात करते हैं, हिंदी सिनेमा की बात करते हैं, तो ये पर्दे पे दिखाई देती स्त्री के बारे में भी लागू होता है कि वो किस तरह की भूमिकाएं उसे मिल रही हैं, किस तरह की भूमिकाएं उसके लिए रची जा रही हैं। और ये पर्दे के पीछे जो स्त्री है, जो फिल्म बनाने का काम कर रही है, फिल्म को लिखने का काम कर रही है, फिल्म में अभिनय करने का काम कर रही है, उसके ऊपर भी लागू होती है कि वो अपनी चयन में कितनी स्वतंत्र है, उसको किस तरह की चयन की गुंजाइश मिल रही है। और ये पिछले 100-125 साल के हिंदी सिनेमा के इतिहास में किस तरह से बदला है। तो हम कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रख के भी देख सके, और कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा हाल के सिनेमा, समकालीन सिनेमा पे फोकस भी कर सकें। जब हम स्त्री छवि की बात करते हैं तो सबसे पहले मदर इंडिया की याद आती है। मैं, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमते हुए, पीछे एक प्रदर्शनी चल रही है उसमें शायद गए होंगे, वहाँ पे एक बड़ा सा मदर इंडिया का पोस्टर लगा हुआ है। और भारत की आज़ादी की जो यात्रा है उसमें मदर इंडिया का पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगा कि ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा ख़ास है, क्योंकि हम मदर इंडिया का वो आइकॉनिक सीन याद करते हैं जिसमें नरगिस बंदूक उठा के खड़ी हुई है और वो कहती हैं, मैं बेटा दे सकती हूँ लेकिन लाज नहीं दे सकती। और इस फिल्म को कितना सेलिब्रेट किया गया हमारे सिनेमा में, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन इसी फिल्म की एक दूसरी व्याख्या भी हो सकती है जो सुमिता चक्रवर्ती ने अपनी किताब में की है कि कैसे एक राष्ट्र की पूरी छवि के भीतर एक स्त्री को त्याग की मूर्ति बना के खड़ा किया जाता है। या तो उसको एक माँ की छवि दी जाती है या उसमें पूरे राष्ट्र को देखा जाता है, मदर इंडिया, और इसके बीच में उसकी अपने चयन के अधिकार, उसकी अपनी यत्ता, उसका अपना स्वयं कहाँ रह जाता है। इसी तरह से एक और फिल्म है, मैं एक हालिया फिल्म याद कर रहा हूँ और थोड़ा सा इन दोनों को जोड़ के देखने का आग्रह कर रहा हूँ आपसे। एक हालिया फिल्म है राजी, जिसमें
फिर वही राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र के लिए त्याग करती है एक लड़की है, और आखिरी सीन के अंदर वो लड़की कहती है कि मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी, मैं एक और खून नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है ये शायद जो पिछली 50 साल की यात्रा है, जिसमें भारत की भी यात्रा है, आज़ाद भारत की भी यात्रा है, इसमें एक स्त्री राष्ट्र के लिए अपने बेटे का त्याग करने की बात करती है, और वहाँ से चल के हम एक स्त्री की बनाई हुई फिल्म तक पहुँचते हैं। राजी में मैं ये भी रेखांकित कर रहा हूँ, जहाँ पे वो राष्ट्र के लिए त्याग करने से इनकार कर देती है। और इस कॉन्टेक्स्ट में इस यात्रा को अगर देखें तो बहुत सारे अलग अलग पड़ाव हैं जो स्त्री छवि को लेके आते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत इरा जी से ही करना चाहूँगा, इस वजह से भी कि थोड़ा सा वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अगर हम इस पूरी बातचीत को दे पाएँ हालिया सिनेमा पे आने से पहले। अगर हम पिछले 90 साल का इतिहास देखें तो अलग अलग छवियाँ हमें मिलती हैं। एक हंटर वाली की छवि है, एक मदर इंडिया की छवि है, एक कामकाजी स्त्री की छवि है जो कि पैरेलल सिनेमा के अंदर या मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के अंदर आती है, एक आइटम गर्ल की छवि है, एक तवायफ की छवि है जो कि उसी पूरे राष्ट्रवादी सिनेमा के बीच में कहीं आती है और उसको प्रश्नांकित करने का काम करती है। और हालिया फिल्मों के अंदर बहुत सारी ऐसी छवियां हैं जो कि हम देख रहे हैं। तो आपको अगर मैं ये कहूँ कि इनमें कुछ ऐसी चीज़ें अगर रेखांकित करनी हो जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, प्रोग्रेसिव लगती हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे स्त्री छवि बदल रही है, कहीं आगे जा रही है, और साथ में कोई ऐसी भी छवि है जिसको देख के आपको लगता है कि नहीं ये एक कदम आगे नहीं, एकदम पीछे की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कहेंगी? Shukriya Mihir. Also, I'd like to thank Rachna and Hans for this opportunity. I'm sorry, but I'm going to speak in English. I hope that's okay. प्रश्न तो आपके बहुत सारे हैं, एंड आपने तो पूरा मतलब इंडियन सिनेमा, स्पेशली बॉम्बे सिनेमा का इतिहास पूछ लिया मेरे से. So it's a little difficult to do that in 5 minutes. But what I'll do is I'm going to focus on 2-3 moments of cinema. And the first is pre-independence. It's not after 1947. It's before. It's the first 2 decades of sound cinema. Our first sound film was in 1931, Alamara. And from then to 1947 के जो साल हैं बहुत ही दिलचस्प है. And the reason for that is also very interesting. The reason for that is that this was also the height of the national movement. And मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी उसमें, but one of the key arguments that Partho Chatterjee has made, the historian Partho Chatterjee has made, is that the women's question, क्योंकि early 20th century में the reformers had raised the issue of women's reform, the reform and the fact that women should get educated. So the women's question was suddenly resolved in favor of nationalism. So whatever progressive aspects of the early reform movements that could have been seen at the turn of the century suddenly were lost because they were amalgamated in the question of nationalism, where women had a particular kind of role. और जैसे आप कह रहे हैं कि त्याग वाली और संस्कृति, the embodiment of culture, Indian culture, वो वाला रोल उनके लिए आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन आपका एक ही रोल है, which is to produce good national citizens, और आपका एक ही रोल है, which is to do त्याग for the nation. ये वाला मतलब कुछ ideology था. Now the interesting thing is that in those 15, 16, 18 years, from 1931 to 47, 48, even up to 50, what was Bombay cinema doing? And also some other language cinemas. Since I haven't done so much research in other language cinemas in India, Bombay cinemas, Hindustani language cinema जो produce हुआ था, उसके बहुत interesting कुछ aspects हैं, और वो ये हैं कि the women's question is looked at in those films made by men. All those films were made by men. They were actually struggling with what is the women's issue, what are women's issues, and what does she represent, and what are those issues that are unsaid, repressed in our society.
And in the same context, I'd like to quickly mention the role of women's journals. Journals started by men. I'll give you two examples, Stree Darpan and Chand. Stree Darpan was started in 1909. It went on till 29. Chand was started in the 20s, went up to the 40s. And then, of course, in 1930 was Hans, the first phase of Hans. Now, the role of these journals, they were, of course, the women who were writing in these were middle-class women. So, definitely, there was a particular class structure there. But what is very interesting is that what we saw in these journals, in the essays that these women were writing, there were two questions that were raised repeatedly. One, of course, had to do with women's role in politics, in the national movement, and what role could women play in society. That was a very important question. And unki vichar, unki opinions वगैरह उसमें व्यक्त हो रहे थे. The other very, very important question, and which was very important for the cinema of the time, was what Francesca Orsini has called the right to feel. Women's right to feel. And also that in the short stories that were published in these, what we had is a mise-en-scène of desire, of women's desire. And this is what I want to actually talk about before we come to independence and before we come to Mother India and so on, which is that those are, films in which the narrative resolution, matlab ending of the film may be very conservative, the woman may be punished for whatever she does or says or feels, but those films expressed for the first time what was not allowed to women in society. For instance, there's a wonderful film, of course everyone knows about Achut Kanya. Okay? Now Achut Kanya, the role played by Devika Rani, and I'm not going on makeup and all, and of course she was a huge star and she didn't look like a Dalit woman and all of that. But she, in Achut Kanya, what remains in your mind is not the sacrifice of this girl. She, of course, the narrative has to make her die, right? What remains in your mind is her desire for the man she loves, who's a Brahmin. That remains. And what is the madhyam? किस माध्यम से वो व्यक्त किया जाता है? Songs. Through songs. And therefore the song of Bombay cinema, the songs of Indian cinemas, different language cinemas, the songs are really important because it is through the songs that that which is not allowed was allowed to be articulated. Okay, so what we are left with is the impression of Devika Rani, her desire for Pratap, that's the Brahmin boy, and her recognition that it's an impossible desire, and the grief that she articulates through the songs that she sings. For this, the historical moment of the birth of the woman's desire hasn't arrived yet, and hence she has to sacrifice that. That's one example. There's another very wonderful example from another social film 15 years later called Tarana with Madhubala, and I'm talking about mainstream cinema here. And then I was telling Mihir the other day about an absolutely fabulous rendering of both the Laila Majnu and the Heer story, Heer Ranjha story. And there is a film from 1956, I think it is, called Heer with Nutan and Pradeep Kumar. Usme jo critique hai of patriarchy and the constrictions, restrictions on the woman. She's speaking as Heer, Nutan is speaking as Heer. And the passion with which she says, Jala dungi main ye puri duniya ko. And she does, because of course it's a melodramatic idiom of these films, and refuses to give in. So the question of women's desire was always a form of deviancy in that period. The woman who desired and who articulated her desire was a deviant woman, and had to be punished. But what remains with you is the image of that woman articulating that forbidden desire. So this is the early period. Of course, post independence, a lot of the portrayals, and then from 60s onwards, things change. You have the Mother India kind of moment where, Nargis is the nation, has to perform the role of what the new nation means, the morality of that nation, etc., etc.
and yet, and then you have the 60s period where there is the arrival of color and the aspiration for the West. All of that happens in the 1960s cinema, and then comes the new wave, the moment of the new wave, in which, of course, Ratnaji has also had an important role in a film like Mirch Masala and other work, and 80s, no, but it was, however, it is the new wave, and I'm not talking of middle cinema, but the new wave, which began actually with one of the first films was Sara Akash, Rajendra Yadav ki kahani pe jo Basu Chatterjee ne banai thi. And actually Basu Chatterjee, the form of Sara Akash, which was very experimental, he never returned to that after that first film. His next film was Rajnigandha, based on a story by Manu Bhandari. But the form of Basu Chatterjee had changed, it had become quite commercial. So Sara Akash is a phenomenal film of that moment, which along with Uski Roti and Bhuvan Shom, etc., launched the new wave. Now, what happened with the new wave was the portrayal of women, largely speaking, was that of the oppressed woman. Very few films in the new wave were about women with agency. There was, of course, later film, Mirch Masala is a good film for that reason. Yeah, and also, something like Mrityu Dand that came later, that was also a very important film. But largely speaking, the focus of these filmmakers was on oppression, on the oppression of women, which had to be foregrounded. So those were the kinds of films that were being made, and there were a few which actually gave agency to women. So, and middle cinema, which is the cinema that fell in between the commercial mainstream cinema and the new wave cinema, which is known as the middle cinema, which was very popular, had lovely songs, great performances, etc., etc. But they were films that were often compromised in the take that they had on women. Women were often in those films pushed back into very traditional kinds of roles. There is one genre, and since Mihir has already mentioned it, I do want to mention that, and it's a commercial, a mainstream film genre, and that's the courtesan film. So whether you look at Pakiza or Umra Jan, or the figure of the courtesan, what this figure did, and that is why she was a thorn in the side of respectable society, because she constantly questioned the rules of patriarchy, the structures, the hierarchical structures within which she was an outsider, she was marginalized. And this was a form, of course, all the big A-list stars, female stars, wanted to be in the courtesan film because it was a great opportunity for performance, right? This was a genre of the mainstream that also raised questions about women's oppression and also allowed agency to women to take certain kinds of decisions and act upon those. And then, of course, there is the contemporary moment in which lots of things change. There is also, of course, a lot of conservatism in popular cinema. The roles for women weren't that great, but then in current cinema, there's a lot of work that has come out which has been very, very phenomenal, but maybe that in the next round. I think I should stop now. Thank you. So my daughter always tells me that माँ को माइक पकड़ा दो, लेक्चर देने लगती हैं. बहुत शुक्रिया. और ये जो इमेज याद रह जाती है, मैं इरा जी की बात सुनते हुए याद कर रहा था कि मुग़ल आज़म का अंत भी अनारकली को दीवार में चुनवा दिए जाने पर ही होता है, लेकिन मुग़ल आज़म की कौन सी छवि है जो याद रह जाती है? वो वही छवि है जिसमें अनारकली गा रही है प्यार किया तो डरना क्या, और हज़ार छायाएं दिख रही हैं, बादशाह बीच में बहुत छोटे से नज़र आ रहे हैं, हिंदुस्तान के शहंशाह. तो अंत हमेशा समस्या को समाधान की तरफ लेके जाने वाला है, लेकिन फिल्म के बीच में ऐसी गुंजाइश गानों के ज़रिए ऐसे मूवमेंट्स मिलेंगे जो कि उस आकांक्षा को, उस डिज़ायर को जगह देते रही है जो डिज़ायर दर्शक के मन में था, लेकिन उसे खुले तौर पे कहना शायद संभव नहीं था. क्या वो डिज़ायर को खुले तौर पे कहना अब संभव हुआ है? और अछूत कन्या में आखिर में आत्महत्या करनी पड़ी या अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन लिपस्टिक अंडर माय बुर्का के आखिर में शायद वो समस्या का
समाधान मूलक अंत नहीं होता है, वो डिज़ायर को एड्रेस किया जा रहा है। और शायद ये पहली बार हो रहा है या बहुत शुरुआती समय है, इसलिए जो देखने वाली जनता है उसके लिए वो कई बार असहज करने वाला है, और देखने वाली जनता में बहुत सारे पुरुष भी हैं। तो मैं ये दोनों ही सवाल के साथ में रत्ना जी की तरफ जा रहा हूँ कि क्या ये जो आकांक्षा को एड्रेस किया जाना है और इसका एक बहुत नॉन प्रॉब्लमेटिक एंडिंग है, वो बदल रहा है, या पिछले कुछ सालों में ऐसी कुछ फिल्में हैं जो कि इसको अलग तरह से कहने की कोशिश कर रही हैं? और दूसरा, क्या इसको देखने वाली जो ऑडियंस है उसके रिएक्शन के बारे में भी हम कुछ बात कर सकते हैं? केवल ऑडियंस के रिएक्शन के बारे में ही क्यों, हम स्टेट के रिएक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं, हम सेंसर बोर्ड के रिएक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्या असहज करता है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जैसी फिल्म में, या उस तरह के किरदारों में जो वो फिल्म लेकर आ रही है? जी, आपने जो लिपस्टिक अंडर माय बुर्का का जिक्र किया, वो डेफिनेटली एक ऐसी फिल्म है जिसने कई लोगों को असहज किया। सेंसर बोर्ड से लेकर के ऑडियंस के मेंबर्स सभी लोग ज़रा परेशान ही रहे। सेंसर बोर्ड का एक बहुत प्यारा सा जुमला भी था, लेडीज़ ओरिएंटेड पिक्चर थे हम लोग। जैसे लेडीज़ ओरिएंटेड होना कुछ गुनाह है, कोई गलती है हमारी तरफ से। लेकिन ये बात पे भी ज़रा ध्यान देना पड़ेगा कि ये मुमकिन तो था कि इस तरह की फिल्म बनाई जा सके, कि इस तरह की फिल्म लिखी जा सके और उसको प्रोड्यूसर मिले और उसको दर्शक मिले। और जब दर्शक मिले तब डेफिनेटली कुछ लोग तो असहज हुए, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ा है और जिनके बारे में मैंने पढ़ा भी है, ज़्यादातर लोगों को अपनी ज़िंदगी की, अपनी ख्वाहिशों की कुछ झलक उसमें ज़रूर दिखी। उसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या भी हुआ कि हम लोग कुछ वो क्या कहते हैं, ऑडियंस के साथ जब उन्होंने फ़िल्म देखी थी और उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया था वार्तालाप करने के लिए। और एक औरत ने कहा, उसमें से खड़ी होकर के कहा कि मैंने ये फ़िल्म देखी, मुझे बहुत ही पसंद आई, इसलिए अगले दिन मैं अपने पापा को भी साथ लेके गई ये फ़िल्म दिखाने के लिए। और उन्होंने भी देखी, और जब घर उनको भी अच्छी लगी, कुछ ज़्यादा बोले नहीं, मगर उठ के चले नहीं गए, ऐसे कुछ व्यक्त नहीं किया कि उनको परेशानी हुई है। घर जा कर के जब उनके किसी पड़ोसी ने पूछा कि कहाँ गए थे भाई, तो कब पिक्चर देखने गया था, कौन सी देखी, तो उसी टाइगर श्रॉफ की कुछ उसी हफ्ते में रिलीज़ हुई थी पिक्चर, मुझे नाम याद नहीं है, तो उसका जिक्र किया कि वो वाली देखने गया था। हिम्मत नहीं हुई उनकी कहने की। बट ये बात सचमुच विचार करने लायक है कि हमने औरतों पे तो बहुत फोकस किया है, उनकी कहानियाँ अलग नज़रिए से दिखाने की वो बहुत कोशिश की है, और ये ज़रूरी था, नो डाउट। लेकिन सामने पुरुषों का नज़रिया बदले वैसी भी तो कहानियाँ दिखाने की और बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नई स्त्री पैदा हुई है उसको झेलने के लिए सामने नया पुरुष भी तो चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो नई स्त्री कैसे अपना रास्ता बना पाएगी। और जो अड़चनें मेरी माँ के जनरेशन को आई थी, जो मुझे कम आई हैं, मेरी बेटी को भी कम होनी चाहिए, उसकी बेटी को और कम होनी चाहिए। ये इसी उम्मीद पे तो हम समाज आगे प्रगति कर रहा है, इसकी उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर ये ना होगा, अगर मेरी बेटी का हाल मुझसे बदतर होगा, जो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियाँ सचमुच डरावनी है, और उसके सामने किस तरह से लड़कियाँ समाज में रिएक्ट करेंगी, उनको किस तरह की हमें प्रोत्साहन और शक्ति देने की ज़रूरत। मतलब आर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस होल मूवमेंट, film is a part of this whole thing, but it cannot be the only way to address this issue. I mean, all of society has to start thinking like that, and therefore education is important, therefore arts of all kinds at a young age are important. I have always felt that very strongly, कि हम अपने बच्चों को का एक्सपोजर बहुत लिमिटेड रखते हैं। हालांकि अभी ऑफ कोर्स इंटरनेट ने पूरा ही बदल दिया है मामला। तो जो फिल्मों में अब आज देख रहे हैं वो एक नई औरत की खोज नज़र आ रही है। काफ़ी सारी औरतें अपनी कहानियाँ लिख करके बना रही हैं, काफ़ी सारी औरतें राइटिंग में इन्वॉल्व हैं, इसलिए नज़रिया तो डेफिनेटली बदल रहा है। मेरी जैसी एक्ट्रेस
मैं 65 साल की हूँ। मेरी माँ जब 65 साल की थी तो वो बेचारी सर ओढ़ के पीछे कोने में रोती ही रहती थी। उनको इसकी तरह के रोल मिलते थे। मुझे बहुत उससे विपरीत रोल मिल रहे हैं, और मेरे जैसी बहुत सारी और एक्ट्रेसेस हैं जिनको ये अवसर आज मिल रहा है, क्योंकि हमारी कहानियों में भी वैल्यू दिख रही है। शायद इसलिए कि हमारे पास अब परचेजिंग पावर है। हम लोग अपनी फिल्में खुद चुन के देखने जाते हैं। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हम लोग खुद भरते हैं, हम लोग अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं। तो ये भी शायद एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। लेकिन डेफिनेटली द चेंज इज़ वेरी विजिबल ऑन सेट। इट इज़ वेरी सॉरी जस्ट हैंग ऑन। ऑन सेट इट इज़ वेरी विजिबल। जहाँ पहले औरतें सिर्फ मेकअप नहीं, हेयर ड्रेसिंग डिपार्टमेंट में हुआ करती थी, ओनली हेयर ड्रेसर्स, बैकग्राउंड डांसर्स एंड कभी कभी स्टंट वेमेन, हाँ, और एक्ट्रेसेस, क्या कहते हैं, जूनियर आर्टिस्ट्स, ये औरतें दिखती थी सेट के ऊपर। आपको और किसी डिपार्टमेंट में औरतें नहीं दिखती थी, कॉस्ट्यूम में भी नहीं दिखती थी। आज हर एक डिपार्टमेंट में आपको बहुत सारी औरतें मिलेंगी, एंड उसकी वजह से देयर इज़ मच मोर डेमोक्रेटिक एंड आई हैव टू से a less unpleasant sexual mood on a set. That is a big difference. And I can't say how grateful I am for that, because it was very visible once upon a time. ये भी मसला है, सच ये भी बात है कि बहुत सारी एजुकेटेड औरतें अब फील्ड में आ रही हैं, and that is what is making another huge difference. But I still think that the desire to reinforce what society accepts through art is very strong. It's very strong. It's much stronger than the desire to question. And therefore, जो फिल्में क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हैं, जो फिल्में कुछ अलग बात सुनाने की कोशिश कर रही हैं, उन फिल्मों को अभी भी उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही हम लिपस्टिक अंडर माई बुर्का जब रिलीज़ हुई, तब उसका कलेक्शन, फर्स्ट वीक का कलेक्शन, हम तो बिल्कुल गश खा के गिर गए। इतना सारा था, पता मुझे फिगर्स एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अच्छा खासा था, और वो टाइगर श्रॉफ की फिल्म का आधा था उससे। लेकिन हर ट्रेड पेपर में बड़े बड़े जो आर्टिकल्स छपे, उसका हेडलाइन था टाइगर श्रॉफ्स फिल्म फ्लॉप्स। दैट लिपस्टिक अंडर माई बुर्का डिड वेल, ये कहने की ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई। ऑन द कॉन्ट्री उसको सप्रेस किया गया शायद। सो ये जो बदलाव है, मगर ऑलरेडी लिपस्टिक अंडर माई बुर्का को 7 साल 8 साल हो चुके हैं, चीज़ें और भी बदल गई हैं। OTT ने और भी मूड बदल दिया है। अब आपको सेंसरशिप की भी इतनी फिक्र नहीं है। सो पलड़ा उस तरफ थोड़ा सा झुक रहा है, where the women are being portrayed as men in skirts or in sarees. बहुत ही मैस्कुलिन मूड की औरतें, शायद उस दिशा में पलड़ा जाएगा ही बिफोर सम काइंड ऑफ संतुलन बैलेंस हो पाए। लेकिन औरतें अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर चुकी हैं, उनको अब बंद नहीं किया जा सकता, अनलेस बहुत ज़ोरों से उनको पकड़ पकड़ के कैद किया जाए। हम तो अपनी कहानियाँ सुनाने वाली हैं। शुक्रिया रत्ना जी। मैं आपने जो बात कही उस सवाल पे वापस आऊँगा बाद में, ख़ास तौर पे ये जो एक फिल्म का ढांचा है जिसमें आप हीरो की जगह पे स्त्री को रख देते हैं, ढांचा वो का वो ही रहता है, और ये इस पे भी थोड़ी बात होगी। मैं अनुषा के पास में जानना चाहता हूँ, और इस सवाल के साथ मैं जानना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले का समय जब आप पीपली लाइव बना रही थी, और 10 साल की यात्रा आज का समय, एक आउटसाइडर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए एक पहली फिल्म बनाना इंडस्ट्री के अंदर, जो कि जिसके बारे में माना जाता है कि वो बहुत क्लोज नेटवर्क है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो संबंधों पे चलती है, मुझे पता नहीं कितना सच है या नहीं, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और इसी में अगर ये जोड़ा जाए कि एक आउटसाइडर इंडिपेंडेंट स्त्री निर्देशक का फिल्म बनाना, क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जो आपको शायद एक स्त्री होने की वजह से ज़्यादा देखनी पड़ी, या चुनौतियाँ एक ही तरह की हैं जिसका सामना करते हुए
इंडस्ट्री में आप अपनी यात्रा आगे बढ़ा रही हैं, और ये भी कि पिछले 10 साल की इस सफ़र में क्या चीज़ें आप बदलते हुए देख रही हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, दोनों ही तरफ से? देखो, डेफिनेटली पिछले 10 साल में कुछ चीज़ें सेम हैं और कुछ चीज़ों में चेंज आया है। जैसे मेरे लिए पीपली लाइव में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जो गांव वाले थे, क्योंकि वो फिल्म उस सेटिंग में है, तो वो जो गांव वाले थे वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे किसी भी हालत में, डायरेक्टली मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। तो आई हैड टू हैव अ बफर इन द मिडल। आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरे देयर वर मेन हु वर टॉकिंग टू देम एंड देन कन्वेइंग, सो दैट वाज अ बिग। जब आप गांव वाले कह रही हैं तो गांव वालों में मतलब सिर्फ पुरुष हैं या पुरुष और महिलाएं दोनों हैं? नहीं, महिलाएं तो उसमें शामिल नहीं थी, पुरुष ऑब्वियसली। हैं। हाँ, पुरुष, क्योंकि वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। अब जैसे आपको किसी का घर मानो किराए पे चाहिए या सेट बनाना है, कुछ भी है, तो सारे नेगोशिएशन वो तो ऑफ कोर्स, या मुझे अगर उनके एक पर्टिकुलर चीज़ कुछ चाहिए उनसे, तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे किसी भी हालत में। उनको दे एब्सोल्युटली नीडेड अ मैन टू टॉक टू। तो ये एक आई डोंट नो, अगर मैं वापस उस जगह पे जाऊँ तो मुझे लगता है ये कोई ख़ास बदलाव नहीं आया होगा उस चीज़ में, लेकिन मैं उसको एक वो मुझे बिल्कुल दबाने की कोशिश किसी तरह से नहीं कर रहे थे। ये उनका एक तरीक़ा है, ये कल्चर है उनका, और आई हैव टू ऑल्सो इन अ वे रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल है मुझसे बात करने में, तो मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती। So that I understand, and that is you can call it a limitation, you can call it logistical issues, but ये है और वो था, और उसको आसपास ही आपको काम करना है। तो वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपका चलता है कि ये कौन से परिवेश में आपका काम चल रहा है, उस हिसाब से आपको तय करना होगा कि आप किस मोड में हैं। तो आपको शायद, मतलब मुझे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस मर्द से बात करूँ, लेकिन अगर उनको फ़र्क पड़ता है तो आई हैव टू मेक श्योर दैट मेरा काम निकल जाए। मेरा मकसद है मेरा काम, मेरा टाइमिंग नहीं वेस्ट हो, मेरी लाइट वेस्ट ना हो जाए, मेरा बजट ना बढ़ जाए। सो दैट इज़ माई ओनली कंसर्न। अब उसमें तुमको अगर एज अ मेल प्रॉब्लम हो रही है मुझसे बात करने में, मेरी शक्ल देखने में, तो टू बैड, मतलब आई विल डू वट एवर टू मेक श्योर दैट यू गिव मी द वर्क दैट आई रिक्वायर ऑफ यू, एंड विच इज़ माई जॉब, दैट्स माई ओनली जॉब एज अ डायरेक्टर, टू मेक श्योर दैट द वर्क हैपन्स। मेरी जॉब ये नहीं है कि मैं उसको सोशल उसमें समझाऊं कि नहीं इट्स ओके टू टॉक टू मी, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, तो वो ठीक है, मैं लेट दैट गो, वो मेरा जॉब नहीं है। जहाँ तक अभी फ़िलहाल की बात है, मुझे लगता है कि मतलब डिपेंड्स ऑन सेटिंग टू सेटिंग, आप कहाँ पे शूट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इनिशियली पीपली में मुझे लगा कि जैसे लाइट बॉयज़ हैं या उनसे मुझे प्रॉब्लम हुआ कॉन्वर्सेशन में, और जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे 2-3 चीज़ों पे मुझे बहुत सख्त एतराज़ था। मुझे एतराज़ था कि पेड़ों में कीले ना ठोकी जाएं किसी भी तरह से सेट में, जो पीपली का सेट था, या जैसे जानवर हैं अगर उनको निकलना है गांव से, गांव का ही पूरी फिल्म है, तो अगर गांव उनका टाइम है निकलने का, बकरियों का या भैंसों का टाइम है निकलने का, तो हम ये नहीं है कि हम शूट कर रहे हैं तो इसलिए जानवर नहीं निकल सकता, ये नहीं होना चाहिए। तो दैट यूज्ड टू बी अ बिग प्रॉब्लम बिटवीन मी एंड प्रोडक्शन, एंड दे यूज्ड टू थिंक दैट आई एम एन इडियट, कि ये क्या है, आ गई हैं इनको, मतलब अंग्रेज़ हैं क्या, पेड़ों में नहीं टूट, ये सब उनको थोड़ा सा मुझसे दिक्कत होती थी। लेकिन फिर करते करते वो भी सेटल हो गया, ऐसा नहीं था कि कोई अभी इस फ़ौरन फ़िलहाल I have to say one thing, OTT has definitely widened the whole thing. अभी मैंने recently एक फिल्म देखी जो मुझे बताते खुद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन what I really liked about the fact was it's called Plan A, Plan B, अभी आई है, रितेश देशमुख and Tarana. The very idea that the female protagonist actually was in a live-in relationship previously for 3 years with a man, and वो आदमी मर गया, तो now she is now back into this zone where she is romantically involved with this other person. The very fact that there can be a female protagonist who was in a previous live-in relationship with another man is now in looking for another relationship, and everything is about this is not even a discussion, not even for the man, and that I think is quite interesting. I think that's a really interesting space to be in, especially because it's not something even worth talking about. So even in the film, ये इस पे कोई डिस्कशन नहीं है कि वो इसका तो पहले बॉयफ्रेंड था या वो क्या क्या, none of that.
It's just a matter of fact statement, and that is, I think, an important development. OTT पे मुझे लगता है कि definitely the fact that western country से हमारे पास जो तरह का material आ रहा है उससे हम compete कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा खुला है एरिया एक तरह से, जो औरतों को देखने का नज़रिया, औरतें अलग अलग चीज़ें कर सकती हैं. द वेरी फैक्ट दैट लॉयर्स भी दिखा रही हैं, हम डॉक्टर्स भी हैं जो कोर्ट में जाते हैं, जो एक मेरे हिसाब से बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी फिल्मों में रही है कि हम औरतों को दिखा तो देते हैं, लेकिन हम ये एज आई थिंक एज डायरेक्टर्स राइटर्स ये नहीं समझ पाते कि औरतें करती क्या हैं, काम क्या है उनका. कोई काम नहीं करती हैं वो सिर्फ रहती हैं पर्दे पे. लेकिन आप कभी किसी भी फिल्म, मतलब बहुत सारी, अब तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पहले फिल्मों में आप ये नहीं मालूम कर सकते कि ये औरत करती क्या है. मतलब घर में भी रहती है तो क्या करती है ना, बहुत काम करती है, घर में रहती है तो उसका फाइनेंशियल जो आपका, आप करना नहीं चाहते उसको काउंट, लेकिन घर में खाना बनाती है, झाड़ू देती है, पोछा देती है, सफाई करती है, बच्चे को देखती है. ये जो काम है ना, ये तो नहीं दिखाते आप. या ईंटा ढोती है, या लेबर मंडी में बैठती है, ये तो नहीं दिखाते आप. या खेत में, मदर इंडिया में भी वो हल तो एक मतलब ड्रामेटिक इफेक्ट में चला देती है, लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान के खेतों में औरतें काम करती हैं. ये चीज़ हमको विजुअली रिप्रेजेंट नहीं होती है. मर्द नहीं करते हैं, कटाई बुआई मर्द नहीं करते हैं, औरतें ही करती हैं. तो उनका जो वर्क है वो अभी तक मुझे लगता है कि हम नहीं वो दर्जा औरतों को दे पाएँ जिसमें कि हम उनको इतनी इज्जत दे पाएँ कि उनके काम क्या करती हैं ये दिखाएं. और ये बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में कि हम ये दिखा पाएँ कि औरतों का, ठीक है वो एक प्रोटैगनिस्ट है जो कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, लेकिन वो कुछ काम करती है, वो अपना लिविंग अर्न करती है. ये ज़रूरी है. ये बड़ा दिलचस्प है कि हमारी सिनेमा में दिखने वाली स्त्रियां काम क्या करती हैं. मेरा ख्याल है 90 के दशक में एक तो समय ऐसा था जब हीरो हीरोइन कौन क्या करते हैं किसी को नहीं पता था. हाँ, मतलब हाँ, आदमी क्या करते हैं वो भी नहीं पता था. जी जी जी. तो वो एक दौर था, लेकिन वापस हम उस दौर से निकल आए हैं ऐसा लगता है. मैं जयंती जी के पास में जाना चाहूँगा और इसी सवाल के साथ में कि किस तरह से ये स्त्रियों की छवियाँ बदली हैं. मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा था कि दो तरह के एक्सट्रीम हैं, एक और जिनके दोनों का जिक्र अलग अलग संदर्भ में आया. एक शिकार स्त्री है जिसका शोषण हुआ है, जो विक्टिम है, और एक शिकारी स्त्री है, या मतलब जो बदला लेने के लिए निकली है अपने साथ हुए का. इन दो एक्सट्रीम के बीच में किरदार नहीं मिलते हैं. ये दो एक्सट्रीम में हमारा सिनेमा चलता है. हाँ, और बदला लेने, मुझे आप कह रही हैं तो मुझे याद आ रहा है, बदला लेने में भी स्त्री के साथ में कोई अपराध हुआ है तो वो खुद बदला लेती थी. ऐसी फिल्में होती थी, लेकिन बहुत सारी फिल्में थी जिसमें स्त्री के साथ हुआ अपराध एक वजह था हीरो के बदला लेने की. तो हीरो बदला ले, उसके लिए अपराध होना ज़रूरी है. और आमतौर पे वो नायिका के साथ में नहीं होता था, वो हीरो की किसी बहन या उसके दोस्त की बहन के साथ होता था, क्योंकि फिर वो शुचिता और पवित्रता वाला सवाल आ जाता है कि वो हीरोइन कैसे होगी अगर उसके साथ में रेप हुआ है. तो मैं जयंती जी के साथ में इसी सवाल के साथ में जा रहा हूँ कि कुछ किरदारों की बात हम कर रहे थे और ऐसे कुछ किरदारों को याद कर रहे थे जो इन दोनों में से किसी एक खांचे में फिट नहीं होते हैं. क्या हमारे सिनेमा में ऐसे किरदारों की संख्या बढ़ी है? क्या वो कुछ नई चीज़ कह पा रहे हैं? शुक्रिया मिहिर, मुझे माफ़ कीजिएगा, गले में थोड़ी दिक्कत है, पर आज का सेशन जो है मैं मिस करना नहीं चाहती थी, इसलिए आ गई. बीच में अगर खांसी उठे तो आई एम रियली सॉरी. देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो पर्दे के आगे हैं, मैं पर्दे के पीछे हूँ. मैं एक स्मॉल टाउन भिलाई नगर में पली बड़ी, जहाँ उस वक्त मैं 80s की बात कर रही हूँ, मनोरंजन के नाम पे हमारे पास सिर्फ सिनेमा टैकीज हुआ करता था और हर हफ्ते हम लोग फिल्म देखने जाते थे. और मेरा पूरा परिवार हिंदी फिल्मों का ज़बरदस्त फ़ैन हुआ करता था. बिल्कुल, दो साउथ इंडियन फिल्में आती नहीं थी, आती होती तो शायद मैं तमिल फिल्में ज़्यादा देखती. तो मैं ये मानना चाहूँगी कि उस वक्त जो मेरी ज़िंदगी थी, जो अपब्रिंगिंग था, जो मुझे घर में और स्कूल में सिखाया जा रहा था, फिल्मों में ऐसी कोई बात नहीं होती थी. मतलब मुझे अगर बहुत धुंधली सी याद हो तो बॉबी देख के जब बाहर आई तो एक मीठी सी याद 5 साल की रही होंगी कि हाँ अच्छा चलिए, बॉबी के पास चॉइस थी प्यार करने की, बस सिर्फ ये याद लेके आई.
वरना उसके बाद रोटी कपड़ा मकान हो या फिर एंग्री यंग मैन का दौर चला हो, कभी ये नहीं लगा कि ये जो यहाँ पे नारी पात्र है इनसे मैं कुछ सीख सकती हूँ। बहुत बाद में कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी तो एक फिल्म मैंने देखी अर्थ, उसमें पहली बार मैंने नायिका को चुनाव करते देखा। उसमें इतनी हिम्मत थी कि अपने पति को जो है वो कहती है कि मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें वापस नहीं लेता, कहती तुम्हारे लिए यही निर्णय है मेरा, मैं तुम्हें वापस नहीं लूँगी। उस दिन मुझे पहली बार एक स्त्री किरदार के नाम पे रोमांच हुआ। वरना आप जितने बदले की बात करें, जितने किसी चीज़ की भी बात करें, फिर मज़ा नहीं आता था। अमिताभ बच्चन जितना भी लड़ ले, शत्रुघ्न सिन्हा जितना भी बोल ले, बट हीरोइन जो नैन मटक्का करके चली जाती थी, जो अनुषा ने कहा कि पता भी नहीं चलता था कि क्या उसका पूरा नाम है, हाँ, और पूरा हंसी आ जाती थी। चलिए नटवरलाल में रेखा के डायलॉग्स पे हंसी आ गई। एक्चुअल क्या करना चाहती है, क्यों एम्बिशियस नहीं है? घर में तो ठोक पीट के अम्मा ये कहती है कि भाई नौकरी करनी है, तुम्हें अपनी शर्तों पे खड़ा होना है, अकेले जाना है, तुम लड़की हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें फिल्मों में कहाँ होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। और मैं ये कहूँगी, रत्ना जी भी शायद मेरी बात से सहमत होंगी, 80 का दशक हिंदी फिल्मों का सबसे खराब दौर था। गाने भी खराब, फिल्मों की स्क्रिप्ट भी खराब, और सीखने लायक कुछ नहीं होता था उसमें। और चूंकि आदत लग चुकी थी, कीड़ा लग चुका था, तो फिल्में तो देखते थे पहले पर्दे पे, फिर ऑफ कोर्स कैसेट ला के वीडियो पे, और फिर वापस पर्दे में। और जब मीडिया से जुड़ी, फिल्मी सितारों से मिलने लगी, फिल्मों के बारे में आकलन करने लगी, फिर अब ये बात जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और अब जब सामने चीज़ों को बदलते हुए देखती हूँ, तो महसूस करती हूँ कि फिल्मों के लिए ये सबसे अच्छा दौर है। हम जो सोच रहे हैं अपने लिए, अपने से आगे की पीढ़ी के लिए, भाई अब मैं भी वो 5 साल की बच्ची तो नहीं हूँ, जो महसूस करती हूँ 25 साल की, बट हूँ नहीं। तो अब जो लड़कियाँ हैं, इतनी अच्छी बात है कि वो अपना चेहरा, अपने किरदार, चाहे OTT में हो या टीवी में हो या फिल्मों में हो, वो देख पाती हैं। अब आपकी बात पे आ जाती हूँ, बदले की बात पे आ जाती हूँ। मुझे जो है फिल्मों में औरतों पे जो तमाम अत्याचार होता है ना, अच्छा नहीं लगता। फिर रोज़ खबरों से जूझती हूँ, रेप है, तमाम तरह की एट्रॉसिटी है, पुरुष सत्तात्मकता है ना, पर हम जो भी पर्दे पे दिखा रहे हैं, लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्यों नहीं दे सकते भाई? हर जगह इतने गोरी ढंग से, इतने ब्रूटल ढंग से बदला 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 चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? और जब बदला भी आप सच में लेने जाते हैं, तो जिस औरत के साथ अन्याय हुआ है वो कहाँ है पिक्चर में? आपने तो उसे सिखाया ही नहीं है। आप किस फिल्म में किस लड़की को सिखाते हैं बताइए? तो ये एक दर्शक के तौर पे, एक मीडिया पर्सन के तौर पे मैं शिद्दत से महसूस करती हूँ कि ये जो महिलाएं अब फिल्म बना रही हैं, बिल्कुल वो ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट्स लेके आ रही हैं, वो सही ढंग से महिला किरदारों को पिरो रही हैं। जैसे एक छोटी सी फिल्म का जिक्र करना चाहूँगी। सब आपकी जो फिल्म है वो मंडी वगैरह, वो सॉरी मिर्च मसाला जिक्र करते हैं, मैं नहीं करूँगी। मैं जाने तू या जाने ना का जिक्र करूँगी। उस फिल्म में आपका जो रोल है, हाँ, आपने एक माँ की भूमिका बनाई है, वो कितना अलग है। वो ऐसी माँ है जैसे सबकी माँ होती है, आज की माँ होती है, या कपूर एंड सन्स, हाँ, उसका जो किरदार है, मतलब मुझे तो लगता है उस फिल्म में फिल्म की हीरोइन तो रत्ना जी थी, बिल्कुल राइट। और वो पूरा कैरेक्टर का जो शेड है। अच्छा, मैं मिहिर से बात ये भी कर रही थी कि औरतें सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं होती, माफ़ करिएगा, हम भी बिल्कुल दिखाते तो ऐसी ही है ना। तो हम ग्रे हैं और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो ग्रे बनाइए ना भाई, ग्रे बनाइए, हम लेना चाहेंगे क्योंकि हम खुद हैं। तो हम अपने आप को पर्दे पे देखना चाहेंगे, हम अपने आप अपनी लड़ाई लड़ना चाहेंगे, अपने आप अपना करियर बनाना चाहेंगे, और अलग अलग तरह की ज़िंदगी के द्वंद्व पार करते हुए सबके साथ मिलके एक दूसरे को देखना चाहेंगे। शुक्रिया। मैं जो कुछ सवाल आ गए हैं उन्हीं में, क्योंकि मेरे कुछ सवाल बीच में आ गए बातचीत में, जैसे OTT का सवाल है, और ये कि क्या OTT के आने के बाद में कुछ कथाएं कहना
ज़्यादा आसान हुआ है। और मैं इसको, हाँ, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, बाकी लोग भी अगर जवाब इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, पर मेरा इसमें, मैं इसको थोड़ा सा समस्या के साथ में भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें कई प्रोजेक्ट्स अब इस वजह से पास नहीं हो रहे हैं क्योंकि आगे उसके साथ में कई तरह की राजनीतिक अड़चनें हो सकती हैं, कई तरह की और तरह की अड़चनें आ सकती हैं। तो एक सेल्फ सेंसरशिप जो शायद 3-4 साल से नहीं थी, क्या वो OTT पे भी आने लगी है। दूसरा ये कि हिंदी सिनेमा के साथ में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कितना भी कोसें, लेकिन वो उसकी ताकत भी रही हैं, जैसे मेन स्ट्रीम मसाला सिनेमा, जो स्टार सिस्टम है हमारा, है ना। हम शायद उन चुनिंदा फिल्म उद्योगों में से हैं दुनिया के जो कि हॉलीवुड के प्रभाव से अलग अपनी इंडस्ट्री के तौर पे इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है कि वेस्टर्न कंटेंट का प्रभाव बढ़ रहा है और उसकी वजह से हमारी फिल्मों को भी, हमारे कंटेंट को भी बदलना पड़ रहा है, लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हो सकता है कि कंटेंट हमारे हाथ से निकल जाए। अगर सिनेमा के दर्शक सिनेमा हॉल में आना बंद कर देंगे और ये सारा का सारा कंटेंट तय करने का अधिकार कुछ ऐसे मल्टीनेशनल कंपनियों को होगा जिनके मालिक अमेरिका में बैठे हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन, कोई भी वो हो सकती है, तो क्या ये जो हमारे सिनेमा की एक खूबसूरती है, जो कि जिसको बुराई की तरह से भी कहा जाता है कि बहुत अराजक है, कोई एक सिस्टम नहीं है, कोई एक तय करने वाला नहीं है, कोई एक ढांचा नहीं है, बड़ा हौच पौच सा मामला है, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा और फिर एक जगह से सब चीज़ें तय होने लगेंगी, उसका नतीजा अच्छा होगा या बुरा होगा? मिहिर देखो, sorry, I'm so sorry about that. Yeah. See, I think जहाँ तक OTT का सवाल है, I think देखो, we cannot go away from the fact that 2014 हो चुका है, and उसके बाद ये बिल्कुल किसी भी भुलावे पे नहीं रहना चाहिए कि आप जो कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं, इवन ऑन दी OTT सेटअप, वो नहीं है। जब विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर को 2 बार आप 1 महीना पहले शूट से कैंसिल हो जाता है, पूरा 9 एपिसोड का शो कैंसिल हो जाता है क्योंकि इट कैन लीड टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स विच इज़ नॉट इवन देयर अप स्टेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है उस शो में, लेकिन हो सकती हैं, और उनको कैंसिल कर दिया जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर एवरीबडी स्टैंड्स हियर। और मुझे मालूम है क्योंकि मेरा एक शो है जो आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम ऑफ द OTTs, बट it is fully written 9-part show, but they have suddenly felt that it can veer into, it is not even clear in their heads as to what it can become problematic. तो ये OTT तो definitely ये decide हो रहा है, और ये decision जो है unfortunately वो भी नहीं ले रहे हैं कि जो एक traditional producer हैं, ये वो लोग ले रहे हैं जो TV से उठ के आके executives हैं, जो अब OTT with I mean pandemic हो गया और किस्मत से OTT चमक गई एकदम, लेकिन और वो है अभी भी, it's a very very powerful medium right now, but जो उसको इस वक्त चला रहे हैं वो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन या उसके कायल हैं या उनको उस तरह से आता भी है काम करना। जहाँ तक सिनेमा का सवाल है, आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग, एंड आई एम रियली प्रेइंग दैट पीपल कम बैक टू थिएटर्स, इवन इफ इट्स नॉट लाइक ह्यूज मेन स्ट्रीम सलमान खान काइंड ऑफ रिलीजेस, बट इवन स्मॉल रिलीजेस, बिकॉज सिर्फ OTT और सिर्फ OTT, अगर मुझे ये लगे कि सिर्फ OTT ही रहने वाला है तो आई थिंक आई वुड बी फीलिंग वेरी कंस्ट्रिक्टेड, स्पेशली गिवन द टीम्स दैट आर लीडिंग द प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ। हाँ, अमेरिका से नहीं बैठे होंगे तो पानवेल में बैठे होंगे, मैंने व्हाट डज दैट मैटर यार, वो अमेरिका में तो मतलब देख रहे हैं ना, नेटफ्लिक्स का तो कबाड़ा हो गया है, HBO बंद हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं था, ऑल्ट बालाजी भी बंद हो गया है, तो ये तो हाँ अभी इट्स अ लॉट ऑफ चर्निंग, आई थिंक अ लॉट ऑफ चर्निंग इज़ गोइंग ऑन। ये कहाँ जाके सेटल करेगी सिनेमा, कहाँ पे फिर वापस रिवाइव करेगा नहीं करेगा, आई थिंक वी स्टिल हैव अ फ्यू टाइम टू गो ऑन दैट। I think we are forgetting one very important player in this whole conversation, television. अभी भी जिंदा है और ज़्यादा लोग वो देख रहे हैं. It's getting across to the audience that Jayanti was talking about earlier. Anupama is number one.
And Anupama, like, you know, remember that Priya Tendulkar show? क्या था पहले? Rajini. Like Rajini, Anupama has sort of created a persona of a woman who points out problems. She may not always oppose, and she has been opposing, I believe. मैं देखती नहीं हूँ बहुत, लेकिन it's a very strangely progressive show. There's something called Pushpa Impossible that I've been hearing about. मैंने देखा नहीं है again. Yeah, about this woman who runs her own achar company or something like that. Huh? And she's foul-mouthed. She is ready to take on anyone, and yet she's a superb saleswoman. She knows her business, and she's doing what she's supposed to do, runs a family, etc. So we are seeing all these kind of women on television. I'm not seeing, unfortunately, because I'm the sort of person who's dropped out of the whole television viewership bracket. I don't watch OTT also, but definitely not television. But there's a huge audience. बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं, और टीवी का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है सिनेमा के मुकाबले आज, औरतों पे तो खासकर, और परिवार पे खासकर. तो जो अगर चेंजेस लाने हैं, जैसे कि अर्ली पार्ट ऑफ टेलीविज़न, जब हम लोग सब नया नया कर रहे थे और सीख रहे थे, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन उस ज़माने के आप शोज़ के बारे में सोचें तो उस ज़माने की महिला किरदार के बारे कितनी अनयूजुअल थी. बिल्कुल मच मोर प्रोग्रेसिव. वो तो ये बालाजी आया और वो जो सास बहुएं आई हमारे सिर पे, उन्होंने तो लिटरली, एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि इट वाज अ प्लांटेड जॉब. मतलब ये तय था कि प्रोग्रेसिव एलिमेंट को तो किसी तरह कट डाउन करना है, इनको घुसाना है ये सास बहुओं को, क्योंकि एक सेकंड पहले उड़ान और शांति और इस तरह की फिल्में हो रही थी, इस तरह के शोज़ हो रहे थे, और दूसरे सेकंड में सास बहू. ओवरनाइट पलटी ऐसा हुआ, वी ऑल लॉस्ट आवर जॉब्स ओवरनाइट, क्योंकि सास बहुओं में हम लोग फिट नहीं होती थी. एंड इट रियली वॉज almost like a planned move. I'm probably being a conspiracy theorist here, but सचमुच ऐसा झटका लगा था. मुझे टेलीविज़न से बहुत उम्मीद थी. मुझे सचमुच लगा था कि here is a way where we might be able to match entertainment and education in a way, in many different ways. सिर्फ एक ही ढांचा नहीं रहेगा, अलग अलग चीज़ें करें ना, जैसे PBS फॉर एग्जाम्पल, या जैसे BBC ने किया इन द वेस्ट. मुझे सचमुच ये उम्मीद थी कि टेलीविज़न विल बी एबल टू प्ले दैट रोल इन इंडिया, पर ऐसा टेक ओवर हुआ. एक तो हम लोग इतने सारे हैं ना, उफ तौबा. मतलब एक ज़माना था जब मैं तारा कर रही थी, तो हमारा जो ड्रेसमैन था, उसने मुझे एक दिन, ड्रेसमैन मतलब वो बंदा जो हमारी साड़ियाँ और कपड़े प्रेस करके हमको देता है, डिज़ाइनर भी नहीं था वो ड्रेसमैन था. वो मुझे एक दिन आकर के कहने लगा कि मैम मैं एक पायलट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप करेंगी? मतलब everyone who had literally 10 rupees in their pocket was ready to somehow जुगाड़ करके produce a pilot. और अगर तुक्का लग गया, अगर एक बार चल गया तो फिर देखी जाएगी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. जो हमारी खासियत है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. वो कुछ ना कुछ नहीं हुआ. कितनों ने अपने पैसे बिगाड़े, इस तरह से तबाह हो गए कई लोग. लेकिन ये जो मोटा, और जो 4-5 बंदे जो सही चल रहे थे, जिनका काम अच्छा चल रहा था, एक साथ 4 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए. आपके पास राइटर एक प्रोजेक्ट लिखने का नहीं है, आप 5 प्रोजेक्ट लॉन्च करके क्या कर लोगे? कहाँ से लाओगे लोग? तो क्वालिटी नेचुरली सफ़र होती रही. और जैसे क्वालिटी सफ़र हुई, सास बहुएं तो बैठी थी, उनके पास पैसा भी था, खूब गहना लगा के पहुँच गई वो सब की सब. और the lot of the executives who, I have to say this, the teams, the executives who brought in Saas Bahu are the same people who are now heading OTT platforms today. Absolutely. It is how it is. It is. And it's being looked at entirely from the business point of view. We are such a huge market. Everyone is literally लार टपक रही है सबकी कि किसी तरह हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाए. सेम चीज़ अंग्रेज़ों ने तब किया, अब अमेरिकन करेंगे. अमेरिकन ख़त्म होंगे, फिर साउथ कोरियंस आ जाएंगे, और चाइनीज़ तो माशाल्लाह हमारे सिर पे बैठे ही है. सो this kind of regressive tendency
एक कुछ साथ साथ चलती हुई लग रही है और कॉन्स्टेंटली उसकी बैटल करते रहना पड़ेगा। क्या मुझे दो बातें कहनी है। एक तो टीवी का बहुत सही उठाया इन्होंने, और दूसरी बात ये कहनी कि टीवी में जो आप आपाधापी की बात कर रहे हैं, वो आपाधापी अब सब्जेक्ट्स के स्तर पे ओटीटी में भी आ गया है। जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे LGBT का इशू, देखिए मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैंने किताबें लिखी हैं, और अगर आपको सच में लोगों को सेंसिटिव बनाना है तो आपको उसके किरदारों को भी बहुत सेंसिटिव रखना पड़ेगा। अब तो ये हाल है कि हर ओटीटी में आपको एक ना एक किरदार जो है वो LGBT के समूह से मिल जाएगा, और उनका जो कैरेक्टराइजेशन होता है, माफ़ कीजिएगा, वो इतना बिलो द बेल्ट होता है। जैसे हाल फिलहाल मैंने जो माधुरी दीक्षित की फिल्म देखी मज़ामा, उसमें उनको LGBT का जो है एंगल लाना ही नहीं चाहिए था। अचानक शादी के 25-30 साल बाद जब वो औरत उठ के कहती है कि मैं लेस्बियन हूँ, तो मुझे लगता है कि लेस्बियन कम्युनिटी या किसी के साथ भी सही नहीं है, हम लोग के साथ भी सही नहीं है कि आप क्या हमें इस तरह से मुंह पे मुक्का मार के आप हमें सेंसिटिव बनाएंगे। तो ये जो जल्दबाजी है, जो एक वक्त पे सास बहू को लाने की, उनको एस्टैब्लिश करने की, रात को आईलाइनर लगा के सोने की, उनकी साड़ीज़ को जो है क्रेज़ बनाने की थी, अब एक पूरा का पूरा वर्ग है जो इस तरह के सेंसिटिव इशू को भुनाने में लगा हुआ है। तो यहाँ मेरा मानना है कि चलिए ये भी एक वक्त है, छलनी में ये सारी चीज़ें जो है छन जाएंगी, कम से कम इस बात की शुरुआत तो हुई। पर कहीं ना कहीं एज ए राइटर और एज एन एडिटर ये बात मैं शिद्दत से महसूस करती हूँ कि महिला किरदारों को अभी भी, चाहे आप उसको LGBT बनाएं या वर्किंग वुमन बनाएं या कुछ भी बनाएं, आप पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाए उनके साथ। I just want to add to this that one of the big problems, and Ratna ji has already, sort of mentioned it, is about the writing for television, particularly for television and OTT also. I've also not had that much time to follow the OTT shows, etc. But while on a committee for television, I remember a lot of issues would come up, and not just in shows that were produced in Hindi language or Hindustani language, but also several of the South Indian languages, Bengali, etc. And the regressive portrayals of women and children, both, but women particularly, the kind of regressive and violence directed against women that we actually see in contemporary. I had a sense of it from the shows that came up for criticism and also for intervention. The violence directed against women in Tamil cinema, Tamil television, Malayalam television, Kannada television, also in, this very regressive turn to superstition, mythology, which justifies everything, every kind of violence, and the portrayal of those women. The kind of violence, woman is, strung up and is being raped, pregnant woman. Horrible, horrible on the show. The show is not stopped because there's no censorship before. It's only if someone complains will that episode come. But the level of regressive portrayals of women, the violence is phenomenal, phenomenal. And I remember the question that would come up again and again and again about writers and the producers, because when these teams were called to Delhi for explanation, whatever, the producers and directors and writers of these, we'd usually call the writer had no sense that they'd done anything wrong. Their only argument was, it's very popular show. TRP is बहुत high है इसके, So the question of training writers, this is a crucial thing. For film, of course, the industry is perhaps more aware of it now, maybe. But for television and even for OTT, the level of work that we are producing and the whole question of what does it mean to have a character on screen suffer whatever she is suffering is not an issue that even enters the minds of these writers and these producers. So one very big problem
which is, so we are only talking about, Aratna ji is absolutely right. We have to understand that television is reaching out to families. We may not watch it, but everyone around us, those who live with us, those who help us, in small towns, in villages, etc., people are watching these shows and are also getting influenced by these portrayals. And the zamana of Hum Log Bunyad and Rajni and Shanti, you know, all is over, more or less over now, you know. And this is something, I mean, I don't know what we can do about it, but this is something that needs a lot of attention. I mean, I've raised it at every fora that I've been a part of, that you need to train writers and screenwriting, whether for film or for television or for OTT, is a department that needs attention. But the problem with that department is self-censorship. It's a huge problem now. हम ये नहीं लिख सकते, हम ये नहीं बोल सकते, हम ये ऐसा दिखा नहीं सकते हैं, इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, फला को, और हमारा शो कैंसिल हो जाएगा, you know, etc., etc. So I'm saying, see, for even for a writer or a producer for show, आपने 2 साल या 3 साल मेहनत करके एक चीज़ लिखी है और उसके पैसे आपको, मतलब इट्स रियली टफ, यू नो, और वो उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि प्रोड्यूसर को लगेगा ये तो डार्क है, इसमें तो पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं, कहीं मोदी जी बुरा ना मान जाएं, तो आप निकाल देंगे। तो ये आपको मालूम है कि 3 साल आपकी ज़िंदगी के गए, वो वापस नहीं आने वाले। हाँ, तो वो मतलब एक बन गया है ना ऊपर से, तो आप करेंगे ही करेंगे क्योंकि 3 साल आप अपनी ज़िंदगी के वेस्ट नहीं करना चाहते ना। Eventually you will get nothing, you will not get money, you will not get production, and 3 years of your life have gone. So, and because it's the nature of the work is such that what do? आपके personal stakes are much higher than perhaps any other profession. टेलीविज़न तो एक पूरी अलग दुनिया है और अगर हम उस मुद्दे पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वो पूरा एक अलग सेशन की मांग करता है। I just wanted to bring in ये सब बात हो रही है तो पाकिस्तानी सीरियल एक्चुअली एक काफ़ी ट्रेंड बना है ना कि काफ़ी लोग देख रहे हैं उनको यूट्यूब पे, फ्री हैं तो आई थिंक आसानी से अवेलेबल है। जब वो टीवी पे प्रसारित भी हो रहे थे, जी पे राइट, हाँ जी पे हो रहे थे, जिंदगी गुलजार है तो वो भी एक उसमें मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग फीमेल कैरेक्टर्स का कभी देखने को मिल जाते हैं, ख़ासतौर पे जो उनकी नेटिव जो अफ़गान औरतें, पठान औरतें हैं, उनका थोड़ा कल्चरल और ये तो इट्स क्वाइट अ वैरायटी आउट देयर। प्रोफेशनल भी हैं औरतें, वहाँ पे काम भी करती हैं, घर में भी रहती हैं, रिलीजियस भी हैं, लेकिन एक वैरायटी आपको देखने को मिलती है जो अनलाइक अस जहाँ पे सिर्फ बालाजी मिलता है। उस समय के हमारे टीवी की तुलना में बड़ा अच्छा लग रहा था जब भारत में सास बहू वाले सीरियल आ रहे थे। हाँ, पर मैं थोड़ा सा एक और सवाल की तरफ लेके जाना चाहूँगा और ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली उसमें ही आता है। एक पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है कि हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से कट गया है, वो ऐसी कहानियाँ सुना रहा है जो कि अब कोई देखना नहीं चाहता, और जो एक पूरा सिनेमा का संकट है। और इसके जवाब में आर्गुमेंट ये है कि दक्षिण का सिनेमा जो है वो ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ है और देखिए बाहुबली कितना हिट हो रही है और अब हम सब वही फिल्में देखते हैं। हम एक पूरी डिबेट 80 के दशक के बारे में अभी कर चुके हैं जिसमें हमने ये बात की कि 80 का सिनेमा कुछ मायनों में बड़ा प्रोग्रेसिव लगता था लेकिन उसमें कितनी सारी दिक्कतें थी। ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि जिन तेलुगु फिल्मों की या जिन तमिल फिल्मों की हम बात कर रहे हैं उनमें हो सकता है क्लास को लेके बड़ी कॉन्शियसनेस हो, लेकिन जेंडर को लेके वो कितनी रिग्रेसिव है। क्या बाहुबली के हिट हो जाने से ये मान लेना चाहिए कि उसमें जो कुछ दिखाया गया है वो सब सही है और वो सब आदर्श है और अब वैसी ही फिल्में बननी चाहिए? ये सवाल अगर मैं आप सबके सामने रखूं तो आप इसका जवाब कैसे देंगी? क्योंकि जेंडर का सवाल केवल जेंडर का सवाल नहीं है, वीमेन पोर्ट्रेयल का सवाल केवल वीमेन पोर्ट्रेयल का सवाल नहीं है, वो क्लास के सवाल से भी जुड़ता है, वो कास्ट के सवाल से भी जुड़ता है। मैं नीरज की फिल्म याद कर रहा था अभी जो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई अजीब दास्तान सीरीज़ के लिए, गीली पुच्ची, जो कि महिला मुद्दों पे है, पर जितनी महिला मुद्दों पे है उतनी ही जेंडर के इशू पे भी है, उतनी ही LGBTQ इशू पे भी है, उतनी ही क्लास के इशू पे भी है और उतनी ही कास्ट के इशू पे भी है। ये शायद एक फिल्म में कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन
ये सारे सवाल, जब हम मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करते हैं, मैं वापस उसी सवाल पे जा रहा हूँ कि वो बदला लेने के लिए महिला के किरदार के साथ में हुई हिंसा को इस्तेमाल करता है। हमारी फिल्में अब महिलाओं के मुद्दों पे बात कर रही हैं, शायद 2012 के बाद में थोड़ा सा आसान हुआ है उन मुद्दों के बारे में बात करना, लेकिन वो अभी भी उसी ढांचे की फिल्में हैं। वो गजनी जैसी फिल्म है जिसमें बदला लेने के लिए महिला के ऊपर हिंसा की गई, और बहुत सारी हिंसा इसी तर्क से दिखाई जा रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। OTT पे भी, मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में भी। आप अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्में देखें तो उसमें हर फिल्म में, हर दूसरी फिल्म के अंदर किसी ना किसी तरह से बहन के साथ, नायिका के साथ हिंसा होती दिखेगी, जो कि बदला लेने के लिए। सूर्यवंशी हो सकती है, वो रक्षाबंधन हो सकती है, वो एक मेल सेवियर वाली इमेज जो है वो हमारा सिनेमा नहीं छोड़ पा रहा है। हाय, हम लोग क्यों उम्मीद करते हैं कि मेन स्ट्रीम सिनेमा ये सब समाज सुधार का काम करेगी? उनका तो काम पैसा बनाने का है। तो हमारी गलती है कि हम उनसे इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि इस तरह का बदलाव अगर लाना है तो हम ही को बात करनी पड़ेगी। जो अपोज करता है मेन स्ट्रीम सिनेमा का, उन्हीं को बात करनी पड़ेगी। अक्षय कुमार क्यों करेंगे? वो तो फ्राइडे पे उसका कलेक्शन क्या है वो देखेंगे, उनका काम थोड़ी है ये काम। और अगर वो इस तरह से सोचते तो वो इस तरह की फिल्में ही ना बनाते ना। तो जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं, हम ही को अपनी कहानी कहने के और बेहतर तरीके ढूंढने पड़ेंगे और उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे रिप्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आवाज़ें भी चुप होती जाएंगी। तो अभी तो और मुश्किल आनी बाकी है। तो इसके लिए तैयारी भी रखना और अलग तरह से अपनी बात कहना, जैसे ईरानियनों को करना पड़ा था और कर रहे हैं आज भी। और वो अपनी सारी बातें कह, हर बार तमाचा मार के हर बात नहीं समझाई जा सकती, और भी तरीके हैं बोलने के। सो हम एक तो उम्मीद ही रखना गलत है कि अक्षय कुमार कुछ कर पाएंगे। वो अपना काम करें, उनको करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। हमको कॉन्स्टेंटली मुश्किल पैदा करेंगे। जो सामने वाली पार्टी है उनके पास पैसा है, उनके पास सत्ता है, उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास दिमाग है। नहीं, उनके पास दिमाग अलग तरह का है, पैसे बनाने का बड़ा दिमाग है। हमारे पास वो थोड़ा होता तो फ़ायदा था। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो करना होगा वो जिस बंदे को बदलाव चाहिए उसी को करना पड़ेगा ना। उनकी तो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, वो क्यों करेंगी कुछ? अच्छा, यहाँ आप तमिल फिल्मों की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगी। तो अगर फिल्में तमिल में आती हैं, जैसे मणिरत्नम की या किसी की भी, तो मैं ओरिजिनल तमिल में ही देखती हूँ। और ये बात हम सबको दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि तमिल या तेलुगु फिल्में बहुत ही सुपरलेटिव होती हैं या बहुत अच्छी बनती हैं। तो पुष्पा जब मैं तमिल में बैठ के देखने लगी, आधे घंटे में होश फाख्ता हो गए। मतलब वैसी फिल्म हिंदी में तो बहुत दिनों से बनी नहीं है। पुष्पा हिट हो गई क्योंकि देखिए वो टाइम भी ऐसा था ना, 2 साल से सब लोग घर में थे, और वो जो फ्रंट बेंचर्स थे, जो रिक्शे वाले थे, जो बार बार डॉन में खाई का पान बनारस वाला देखने के लिए 1-1 रुपया खर्च करके जाता था, उनको वसूल हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि उनका देखा देखी कि पुष्पा हिट हो गई या इस तरह की फिल्म हिट हो गई, हिंदी में आप वैसी ही फिल्म बनाएंगे। मतलब इससे ज़्यादा दिमागी फितूर मुझे नहीं लगता किसी और के पास हो सकता है। तो ये हम पिछले 1 साल से रो रहे हैं कि हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे क्यों नहीं चल रही। इसलिए नहीं चल रही क्योंकि अच्छी नहीं बनी। इन पूरे अगर साल भर की बात करूं तो कौन सी वाली फिल्म थी जिसका भूत बंगला हाँ, भूल भुलैया सेकंड, वो फिल्म भी बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन एवरेज थी। तब्बू का काम बहुत प्यारा था, गाने ठीक ठाक थे, एक तरह से मसाला फिल्म थी। फिल्म चल गई क्योंकि भाई वो क्या कहना चाहिए, एवरेज से बेहतर थी। लेकिन बाकी जितनी फिल्में चली हैं, नहीं चली हैं, वो देखने लायक नहीं थी। OTT में मुफ्त में आप देखते हैं, आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाते। तो मेरा मानना है कि अगर हिंदी में अच्छी फिल्में बनेंगी जरूर चलेंगी। भाई वो फिल्म राम सेतु, जिसके बारे में सारे क्रिटिक्स ने जो है बम्बार्ड कर दिया, वो फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है भाई। मतलब जो दर्शक जाते हैं थिएटर में, जिनको बड़े पर्दे में देखना अच्छा लगता है, वो बेचारे बड़े एडजस्टिंग होते हैं, वो एवरेज फिल्म को भी पचा लेते हैं। बट अगर फिल्म बिल्कुल बिलो एवरेज होगी, हम सब ने लाल सिंह चड्ढा का जो है वो फॉरेस्ट गंप देख लिया था और कतई बहुत अच्छी फिल्म थी, तो हम कैसे देखेंगे? विक्रम वेदा हिंदी में डब होके हर चैनल पे चल रही है भाई, और उसमें विजय सेतुपति और माधवन का काम इतना जोरदार है कि आपको फिर वो हिंदी में जाके सैफ और ऋतिक को देखने का मन नहीं करता।
तो मुझे लगता है कि ये जो बहस है ना, हिंदी फिल्में नहीं चल रही, साउथ इंडियन फिल्मों ने जमा लिया है और अब वो जो है वो वन अप कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पे तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। ना मैं हमें इस बात पे सोचना चाहिए, ना इस बात पे सोचना चाहिए कि जो बैन वाला जो थ्योरी चल रहा है, भाई सोशल मीडिया में जो 100 लोग कहते हैं कि सिनेमा को बैन करो, वो 100 लोग थिएटर नहीं जाते। थिएटर जाने वाले लाखों करोड़ों में होते हैं, तब जाके फिल्म हिट होती है। तो ये बेकार की बात है कि इसने कहा बैन करो, उसने कहा बैन करो, फिल्म नहीं चली। फिल्म अच्छी बनाई है, जरूर देखने जाएंगे, सुपरहिट करेंगे, 200 करोड़ के 500 करोड़ भी करेंगे। और मैं जोड़ना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे चीज़ें किस तरह ट्रेंड करती हैं वो भी हम सब जानते हैं, और उसके पीछे कितनी बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है वो भी हम जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली वो सिनेमा देखने वाले लोगों की चॉइस नहीं हो सकता। दर्शकों से अगर कुछ सवाल हैं तो मेरा ख्याल है one quick point. हाँ हाँ, Just हम talk- इसके बाद में सवाल ले सकते हैं। Just one quick point, which is about South Indian cinema, you know, and Tamil, I don't know. Of course, one has seen Paranjit's work, and there is some good work coming out of the South. It's not just the Bahubalis and all that, right? And more recently, I have been stunned by a few films I've seen in Telugu. Now, I think it's also very interesting, like Virat Parvam and, you know, films that focus on Naxalism positively, because those films are raising questions about social inequity and injustice and caste and class and all of those things in a popular idiom, but very strongly. And it led me to think, why is it that these films are coming out of Telangana and Tamil Nadu and Kerala? It's worth thinking. कन्नड़ा में सारे ऐसे ही आ रहे हैं बेकार से। हाँ हाँ, so the point is that there is also a relationship between politics and mass culture, mass art, like cinema, because these are all mainstream films. They are not, and they're mainstream films that are worth paying some attention to, because they, in a mainstream idiom, are raising the issues that political cinemas of the new wave, etc., were raising earlier. Yeah. शांताराम ने जो किया था मराठी फिल्मों में, जब उनका काम अच्छा था, तब exactly that, mainstream films, but which raised the issues that he saw around and felt like talking about. दर्शकों से अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, हम एक माइक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा बस यही आग्रह रहेगा कि सवाल पूछें और छोटा सवाल रखें अपना। हाँ, ये बंद कर दीजिए। Thank you. It was a wonderful session, quite insightful. मेरे पास इस सवाल का मैं जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी उम्मीद चाहती हूँ एक्चुअली। और अनुषा जी और आप सब जो बिहाइंड द कैमरा भी जो काम कर रहे हैं, उनसे ये कि जैसे मैं स्क्रीन राइटर हूँ और मैं अपना आइडिया पिच करती हूँ और वो विमेन ओरिएंटेड है या जो भी है, पर उसमें कोई भी एक ऐसा किरदार आता है या वो विमेन लेड स्टोरी है, तो 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे एजेंट ने बोल दिया है कि प्रकृति ऐसी स्टोरीज अभी चल नहीं रही हैं, बट मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ आ रहा है, पर मेरे सामने जो मतलब जब मैं जाती हूँ, दरवाज़ा खटखटाती हूँ, तो जवाब में यही मिलता है कि नहीं, इसके लिए जगह नहीं है या ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 4 मोर शॉट्स के बहुत सारे सीजन्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं आपके अनुभव जानना चाहती हूँ कि इस चीज़ से आप कैसे लड़े, कि आप जब अपना पिच करना चाह रहे हैं आइडिया जो शायद विमेन ओरिएंटेड उन्हें लगता हो, तो वो किस तरीके से आपकी अप्रोच क्या हो सकती है? थैंक यू। प्रकृति, हाँ, देखो तुम मतलब मैं तुमसे यही कह सकती हूँ कि तुम ये सब मत सुनो कि क्या कौन एजेंट फेजेंट ये सब, उनको व्हाट हैपन्स, OTT का क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई डेट की मतलब उनको कोई रिलीज़ डेट नहीं चाहिए ना, जैसे फिल्म की, तो हमारे पास कोई डेट होती है कि इस टाइम तक हमें काम ख़त्म ही करना है,
चाहे आप मर भी रहे हो, आपको रिलीज़ करनी है इस डेट पे फिल्म. OTT, दिस इज़ अ एडवांटेज इज़ वेल अ बिग डिसएडवांटेज. उनको कोई फिक्र ही नहीं है कब रिलीज़ करनी है, कौन सी डेट है, आप करे जाइए काम. सो एज अ राइटर यू कैन राइट फॉर 4 years. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. उन्होंने तो एक सेट आपको अमाउंट देना है, चाहे अब वो 1 साल में मिले आपको या 4 साल में मिले, डजंट मैटर टू देम. और उनको कोई इस तरह का थिएटर नहीं भरना ना, बुकिंग नहीं हुई है, वो तो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, जब उनको मिलेगा मटेरियल वो डाल देंगे. सो in that what happens is that the circle of the subjects that they choose is such a wide. 4-5 साल में के पहले ये जो फिल्म जो शोज़ अब आ रहे हैं, they must have been approved when, वो अब आ रहे हैं. तो हो सकता है कि इस साइकिल में उनको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बट अगेन इट विल कम राउंड. डोंट थिंक कि ये ऐसा चलता है, मतलब अब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा. ये एक स्पेट है, ये ख़त्म होंगी. जैसे स्लेट ये वाली ख़त्म होगी, जब दूसरी स्लेट वो बनाने लगेंगे, अगेन इट विल बी बैक. सो जस्ट कीप एट इट. या और आई थिंक व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज वुमेन ओरिएंटेड क्राइम. आर यू डूइंग क्राइम? It's something to do with marathon running women. So yeah. Okay. I think you should stick with it. अगर तुमको इस वक्त तुम्हारा एजेंट बोल रहा है कि नहीं है, तो तुम hang on for 6 months, right? Pitch something else for the time being. अगले 6 महीने के बाद go back to pitching it, because material never goes away. Okay, you have the material, you are telling a story. That story will remain, and if it is good enough, it will be told. So just have that faith. Thank you. आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं जी? हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा था कि आप उसे एक स्पोर्ट्स फिल्म की तरह पिच करें तो शायद वो खरीद लें. तो मतलब तो वही है, मैं अपने स्क्रिप्ट राइटर दोस्तों के अनुभव के आधार पे ये कह सकता हूँ कि कई बार आपको रास्ता खुद निकालना पड़ता है. कई बार जो चीज़ दिख रही है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है. मैं अभी यही बात कर रहा था कि कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने देखी जो, और ऐसी कुछ फिल्में भी आई हैं जो दिख रही हैं वो नहीं है, और क्योंकि वो नहीं दिख रही हैं जो हैं, इस वजह से शायद वो सेंसर से पास हो गई. क्योंकि अगर वो सच में जो है वो समझ गए होते तो वो सेंसर से पास नहीं होनी चाहिए थी. तो कई बार ऐसे रास्ते निकालने पड़ते हैं. कोई और सवाल किसी का हो? अगर जी. So this is a wonderful discussion, very enjoyable. I'm very far away from movies and OTT and all of that. I'm a corporate working professional. My very साधारण question आपसे ये है कि वो जो हिंदी सिनेमा blockbusters, the way we knew them, वो क्या वापस आएंगे नहीं आएंगे, और आएंगे तो किस फॉर्म में वापस आएंगे? बिकॉज मेरे को जाके थिएटर में सीटी मारनी है. मैं क्या इसका जवाब मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा. बिल्कुल आएंगे वापस, हाँ जरूर आएंगे. धीरे धीरे देखिए, हम सब चाहते हैं, हमारे डीएनए में है हिंदी फिल्म और क्रिकेट. भाई कैसे बहुत दिन तक हम लोग दूर नहीं रह सकते. टीवी में देखने का वो मज़ा ही नहीं है जो थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए और सीटी मारते हुए देख. आप फिल्म वैसी बनाइए ना, हम आएंगे. मैं तो बार बार यही कह रही हूँ, आप ले आइए. अभी देखिए, जैसे अमिताभ बच्चन के 80th बर्थडे पे सारे पीवीआर ने उनकी पुरानी फिल्में रिलीज़ की, और मैं ये पढ़ रही हूँ कि दीवार, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में खचाखच जो लोग हैं, भीड़ थी, और लोग सीटी मारते हुए फिल्म देख रहे थे. तो सोचिए, आप वैसी फिल्म बनाएंगे, जरूर जाएंगे. I think that's also the reason for the popularity of South Indian cinema. सीटी बजाने वाली फिल्में बनती हैं वहाँ, एक्शन ओरिएंटेड. That is why it's so popular. और ये फिल्में विमेन ओरिएंटेड भी हो सकती हैं. पिछले कई सालों से हम लोगों ने देख लिया है. बिल्कुल नहीं, और मैं यही कह रहा था कि मसाला हिंदी सिनेमा, चाहे आप उसको कितनी भी गाली दें, कुछ है जो हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ये सोचने वाली बात है. लेकिन वो हाँ, और बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाली फिल्मों का उदाहरण अभी दिया गया. बिल्कुल वो वीडियो आपने अगर देखे हो इंटरनेट पे, जिसमें लोग नाच रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, डॉन देखते हुए, अमर अकबर एंथोनी देखते हुए, दीवार देखते हुए, उन डायलॉग्स को रिपीट कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल एक अनुभव है. मुझे लगता है, मैं बस ये बात जोड़ना चाहूँगा कि सिनेमा पे संकट पहली बार नहीं आया है.
अगर इराजी याद करेंगी 1989 1991 का जो टाइम था, उस समय पे भी एक बार ऐसा लग रहा था कि मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाना बंद कर दिया था, टीवी आ गया था, आपके घर पे वो चीज़ थी जो कि सिनेमा हॉल में है, और आप उस दौर की फिल्में देखें तो उनके ऊपर भी आपको उसका असर दिखाई देगा। आप अगर उस दौर का मीडिया में चीज़ें पढ़ें तो पता चलेगा। लेकिन 93 94 पे सिनेमा कम बैक करता है। हाँ, तो वो सिनेमा वापस लौट के आया, उसकी अपनी दिक्कतें थी, उसकी अपनी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा तकरीबन 100 साल से हमारे बीच में है, शायद अभी उसका और उम्र बाकी है। रत्ना जी कुछ कह रही। हम लोग थोड़े भिन्न हैं, यानी कि अगर हम अपने आप को हॉलीवुड से कंपेयर करने की कोशिश करें, जैसा कि हमने अभी तक हमेशा किया है, अगर वो पैरेलल यूज़ करने की कोशिश करें तो आज जो हॉलीवुड का हाल हो रहा है उसमें सिर्फ मार्वल यूनिवर्स चलता है, टॉप गन चलता है, वो उनके लिए उनकी सीटी मारने वाली फिल्में हैं। 16-15 साल के टेस्टेस्टोरॉन लेडन बॉयज़ जाकर के बड़े स्क्रीन पे वीडियो गेम खेलते हैं। That's the mood, right? So there is, film is now satisfying that aspect of the bigger thrill. Is it making you think at all? Is it helping you to feel any way different? Is it helping you to grow in any way as a human being? It's like being in a video game arcade. I would like to have a situation ideally, and for a while हिंदुस्तान में वो था कि हर तरह की फिल्में मौजूद थीं। हॉलीवुड में भी था कि बहुत बड़ी टॉप गन, मैवरिक, इस तरह की भी फिल्में बनती थीं, और मीडियम लेवल की बहुत इंटेलिजेंट, बहुत विचार करने वाली क्वेंटिन टैरेंटिनो टाइप की फिल्में भी बनती थीं, और हर तरह की फिल्म बनती थी। और वो जो वैरायटी थी, दैट जस्ट सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड इन माय हेड to bump up my own understanding of the world. मुझे मार्वल कॉमिक्स की फिल्में देख करके वो नई एक्सपीरियंस मिल रहा। मुझे सीटी बजा के RRR का वो एक्सपीरियंस नहीं पसंद है। तो मेरी पसंद का भी कोई एक्सपीरियंस हो प्लीज़। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सीटी बजाने के लायक मैं नहीं रही अभी। शायद मैं जवान होती तो मुझे भी वही चाहिए होता, लेकिन अभी मुझे सीटी के अलावा कुछ और भी चाहिए ज़िंदगी में। So I would like some kind of cinema that it helps me make sense of my world, and my world is changing so quickly. एक दिन से दूसरे दिन में इतने बड़े बदलाव हो रहा है कि मेरा दिमाग नहीं काम करता most of the time. इस सिचुएशन में बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारी लगती है अमिताभ बच्चन की फिल्में, लेकिन वो इनोसेंस आज की सोसाइटी में नहीं रही। तो हम उसमें क्या बनाएंगे? RRR, बाहुबली, where you are using the power of the big image to completely submit, to get an audience to submit to it. आप अपना दिमाग छोड़ दो, आप अपना विवेक छोड़ दो, आप अपना दिल बाहर छोड़ दो, just come and get this adrenaline rush. ठीक है, अगर ये चाहिए आपको तो प्लीज़ शौक फरमाइए, लेकिन मेरे लिए भी कुछ छोड़ दीजिए प्लीज़। शुक्रिया। हमारा अच्छा आखिरी सवाल है ना, आप अगर पूछना चाहती हैं तो, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन सिनेमा में फर्स्ट जेंडर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेकंड को भी किया जा रहा है, बट थर्ड और LGBTQ को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जा रहा जो OTT पे मिल रहा है? नहीं आप नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा है भाई। आप बताइए, पूरी बधाई दो, बधाई हो, शुभ अच्छे से। हाँ, तो वो मैंने भी कहा ना कि जो राइटर है खुद सेंसिटिव नहीं होंगे तो कैसे सेंसिटिविटी से पोर्ट्रे कर पाएंगे। और माफ़ कीजिए, और क्या अच्छी तरह से आपको समझा, कौन से किरदार हैं जो अच्छी तरह से पेश किए जा रहे हैं? माफ़ कीजिए, आज के ज़माने में है कोई ऐसा? सबका कचरा कर रहा है, तो इनका भी साथ में करेंगे। बट पहले की अपेक्षा तो अभी काफ़ी बोल्ड हो गए हैं, मुझे लगता है
उनको हीरो हीरोइन बना के काफ़ी फिल्में आ रही हैं और अच्छी बात है। जैसे मुझे बधाई दो और बधाई हो, दोनों फिल्में अच्छी लगी थी, काफ़ी अच्छी सेंसिटिविटी, और खासकर वो चंडीगढ़ कड़े आज की, देखिए ट्रांसजेंडर के किरदार को भी उन्होंने ठीक ठाक ढंग से पोर्ट्रे किया था। मैं सहमत हूँ, बधाई दो बहुत अच्छी फिल्म है, वो आप सब लोगों को देखनी चाहिए। मैं माफ़ कीजिए सवाल और नहीं ले पाएंगे हम, मेरे ऊपर से आदेश आ गया कि हमारा समय पूरा हो चुका है। क्या एक सवाल और ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी सवाल है अब, ये बिल्कुल आखिरी वाला आखिरी है। संक्षिप्त में ही है कि जैसे हम जिन फिल्मों की बात करें कि हिंदी सिनेमा में जिन फिल्मों का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस तरीके की फिल्में आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें राइटर का इसमें कोई दोष है। लिखा जा रहा होगा, उसको सामने लाया नहीं जा रहा। मेरे ख्याल सवाल से ज़्यादा जवाब आपके सवाल में शामिल है। मैं अपने सभी वक्ताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी ओर से भी, और मुझे बहुत दिलचस्प चीज़ें पता चली, बहुत सारी चीज़ें सोचने का मौका मिला, कुछ थोड़ी असहमतियाँ भी रहीं जो होनी चाहिए एक अच्छे पैनल के अंदर। और मैं अब अपनी तरफ से माइक अंतिमा जी को बढ़ा रहा हूँ आगे की कार्रवाई पूरी करने जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर, और ऐसा लगा जैसे हमारे आँखों के पर्दे भी कुछ समय के लिए बदल गए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगी कि कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे। और इसी के साथ मैं साहित्य रंगमंच और सिनेमा का यह मंच हंस स्मृति सम्मान देकर के अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहता है। और इसके लिए मैं अब हमारे मुख्य स्पॉन्सर ONGC की ओर से चंद्राली मुखर्जी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पे आए और हमारे मेहमानों को स्मृति चिन्ह दें। आप चंद्राली स्वयं कॉरपोरेट में होते हुए साहित्य में इनकी खासा रुचि है और आप लिखती भी हैं। चंद्राली मुखर्जी। इस क्रम में मैं इरा भास्कर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्मृति चिन्ह लेकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसके साथ ही अनुषा रिजवी। बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती रंगनाथन जी। और इस सत्र का संचालन कर रहे हैं हमारे साथी मिहिर पांड्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसके साथ ही यह मंच मैं रचना यादव जी को सौंपती हूँ कि आगे आकर के वो कुछ कहें आप सभी के लिए। सभी वक्ताओं को बहुत बहुत शुक्रिया। आज इसके साथ हमारा ये 3 दिन का उत्सव समाप्त होता है। इन 3 दिनों में कई बार मुझे लगा जैसे ये उत्सव 3 साल का है और कई बार लगा 3 पल में ही ख़त्म हो गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। अलग अलग सेशंस, पैनल के हमारे सारे वक्ता ने बहुत ही मुझे लगा कि इस पूरे सेशन में, इस पूरे उत्सव में बहुत गरिमा ऐड की। मैं बहुत लंबी लिस्ट है धन्यवाद ज्ञापन की। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रियदर्शन जी और वंदना राग का, जो संजय जी के साथ, संजय सहाय के साथ जो कमेटी में थे और इन्होंने पूरे इस उत्सव को प्रारूप दिया। उसके साथ मैं अपनी हंस की टीम, जो वीना उनियाल, हारिस महमूद, साद अहमद, नाजरीन, प्रेमचंद जी, किशन कुमार, दुर्गा जी, ये हमारी टीम है और हम सब ने मिलकर इसको कोशिश की कि इसको अच्छे से अच्छा रूप दे सकें। हमारे सारे श्रोता, हमारे 3 उद्घोषक,
अंतिमा जी, अर्चना और अनुशक्ति जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे स्पॉन्सर्स, ONGC, इंडियन ऑयल, परनोड रिकार्ड, पावर ग्रिड, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोटस हर्बल, हमारे सारे वॉलंटियर्स जिन्होंने भाग दौड़ करके देखा कि सारे हमारे अतिथि कंफर्टेबल हैं और सारा कोऑर्डिनेशन किया। हमारे वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर दीपक एंड नितिन, दीपक भारद्वाज एंड नितिन जी, हमारे फेसबुक लाइव जिन्होंने पूरे इस इवेंट को कवर किया और फेसबुक लाइव भी किया। बहुत सारे नाम हैं, मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि हम लोग फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। हमारे सारे कल्चरल परफॉर्मर्स महमूद फारूकी और दारेन, जश्न कलम और हिमानी शिवपुरी, रस चक्र, जिन्होंने बहुत ही उम्दा प्रस्तुतियाँ दी और इतने लोग बने रहे, सबको मेरी ओर से और हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सारे श्रोता जो यहाँ 3 दिन हमारे साथ लगातार बने रहे, सबको बहुत बहुत शुक्रिया।